अच्छा, लेक्चर 2 है 3 है? अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, प्लीज़, मुझे आइडिया नहीं था यहाँ पे बच्चे जो हैं वो नर्सरी क्लास वाले हैं। होमवर्क का मतलब है लिख के करना है, ठीक है? उसकी रीज़न बता देता हूँ। देखो, आप लोग जब कुछ सोच के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, मतलब आपके सामने क्वेश्चन आया, आपने सोचा, आपने आंसर को एक प्लान किया और उसके बाद आपने फ़ौरन से पहले सोल्यूशन पढ़ लिया। और सोल्यूशन पढ़ते साथ ही पहली आपको जो विश आती है ना, या पहली अंदर से आवाज़ आती है, हाँ यही तो सोचा था, बिल्कुल यही लिखना था, बल्कि शायद इससे अच्छा लिखते। तो आप अपने आप को ना अजम्पशन में ले जाते हो, अज्यूम करना शुरू कर देते हो अपने बारे में कि हाँ यार आप लिखते तो बिल्कुल ऐसा ही लिखते, जबकि आप अगर लिखते तो हकीकत समझ आती, क्योंकि उसे डिनाई नहीं कर सकते ना। एक दफ़ा लिख लोगे तो डिनाई नहीं कर सकोगे, क्योंकि लिख लिया जो लिखना था, जो दिमाग में आया था, जो उस वक्त जहन में आया था, तो डिनाई करना मुश्किल है। इस तरह ना आप अपने आप को फ़ौरन से पहले डिनाई कर लेते हो कि हाँ मैंने यही सोचा था, और इनफैक्ट आप एग्जामिनर को भी यही डिसीव करने की कोशिश करते हो एग्जाम में कि हाँ मैंने यही सोचा और यही, लेकिन इनफैक्ट आपने देखा ही नहीं कभी कि आपकी प्रॉब्लम क्या आ रही है। सो इसलिए नेक्स्ट टाइम से होमवर्क का मतलब है लिख के करना है। डन। और ये जो आधा घंटा मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है ना क्लास का, जो अभी तो हम पढ़ रहे हैं जिसमें आधे घंटे में भी, क्योंकि अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे, तो वो हमने प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ, उसमें मैंने होमवर्क चेक करना है। तो अगर आपके जहनों में कुछ हुआ तो मैं कैसे चेक करूँगा? मेरी बात समझ आती है? सो नेक्स्ट टाइम का होमवर्क लिख के करना है। चलो एक छोटी सी डिस्कशन कर लेता हूँ, उसके बाद ये शायद इसकी एक मिनट मैं इसको थोड़ा बेहतर। अच्छा, एक छोटी सी डिस्कशन कर लेता हूँ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ उसने टाइम टेबल टेस्ट किया है, एम आई राइट? कि टाइम लाइन क्या है, ऐसा ही है, सबके पास है जी बुक। 3 सितंबर को ऑफर लेटर जा रहा है, ठीक है, कि लैपटॉप सेल करना चाहता है गाजी को 50,000 का। गाजी को लेटर रिसीव हुआ है 5 सितंबर को। 6 सितंबर को गाजी ने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया है और लेटर फाइनली पहुंच गया है ऑफरर के पास 8 को। सलीम रोट अ लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ हिज ऑफर। सलीम को बाद में ख्याल आया कि उसे अपनी ऑफर को रिवोक कर देना चाहिए। उसने 5 को ऑफर रिवोक की है, ठीक है, जब फाइनली लेटर मिल रहा था किसको, उसको। लेकिन ये लेटर पहुंचा है गाजी के पास 7 को। वही टाइमलाइन सारी जो हमने कल डिस्कस की थी। अच्छा, समझाना क्या चाह रहा था? सिर्फ रिक्वायरमेंट लिस्ट कि एग्जामिनर आपको यूजुअली हर चीज खुल के वजाहत करता है कि उसे आपसे चाहिए क्या है। अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट बहुत गौर से, अच्छा एक और हैबिट, हमेशा आदत डाल लें कि कम से कम 2 दफा क्वेश्चन पढ़ना है। बेशक पहली दफा में समझ आ गया, तब भी दूसरी दफा पढ़ना है। डन। अनटिल और अनलेस बहुत आसान, बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो? ओके। अनटिल और अनलेस बहुत आसान सवाल आ गया कि उसने डायरेक्टली आपसे कोई डेफिनेशन पूछ लिया या आपसे कोई प्रिंसिपल पूछ लिए हैं, तो वहां पे आप बेशक अपना दिमाग दोबारा इस्तेमाल ना कीजिएगा या रीडिंग दोबारा ना कीजिएगा, वरना हैबिट डेवलप कर लें कि आप क्वेश्चन को कम से कम 2 दफ़ा पढ़ेंगे। क्योंकि पहली दफ़ा पढ़ के जो आपने आंसर बनाया अपने माइंड में कि आप ये आंसर नरेट करोगे, शायद जब दूसरी दफ़ा क्वेश्चन पढ़ो तो उस आंसर को या तो सर्टिफाई कर दोगे कि हाँ मैं 100% श्योर हूँ अब कि ये क्वेश्चन का आंसर यही बनता है, या आपको उसमें कोई ना कोई एग्जामिनर की डाइवर्जन मिल जाएगी कि हाँ भाई अच्छा एग्जामिनर मुझे यहाँ पे डी ट्रैक कर रहा था या डाइवर्जन क्रिएट कर रहा था। मेरी बात समझ आ रही है? ओके। क्योंकि ये थ्योरेटिकल पेपर है, यहाँ पे डाइवर्जन अगर क्रिएट की गई और इस ग्रुप ने आंसर ए लिख दिया, इस ग्रुप ने आंसर बी लिख दिया, तो कभी दोनों ग्रुप्स के बच्चों को ये पता नहीं चलेगा कि वो क्या लिख रहे हैं, मतलब कि वो गलत भी लिख रहे हैं कि नहीं। मतलब सपोज ग्रुप बी गलत लिख रहा है, लेकिन ग्रुप बी को कभी रियलाइज नहीं होगा आखिर तक, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर है। कोई ऐसा सोल्यूशन तो निकला नहीं कि इंश्योर हो जाए हाँ यार ये बिल्कुल ठीक किया। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो? सो इसीलिए क्वेश्चन 2 दफा करने की हैबिट डेवलप करोगे। अच्छा, अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ब्रीफली डिस्क्राइब
When the अच्छा अब देखो आहिस्ता आहिस्ता उसमें रिक्वायरमेंट्स आपको मिलती जाएंगी. When the communication of offer and acceptance and the revocation of offer was completed as against Salim and Ghazi. क्वेश्चन का एक हिस्सा ये वाला हिस्सा था यहां तक, जिसमें उसने 3 चीजों के बारे में पूछ लिया. मुझे बता दो ऑफर कब कंप्लीट हुई, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई और रेवोकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है कंप्लीशन का. यानी यहां तक कहूं तो ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था. आपने सिर्फ ऊपर से क्या करना था, डेट्स फेच करनी थी. ऑफर कब कंप्लीट हुई, 5th को जी. एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई, एक्सेप्टेंस तो 2 तरह की होती है, एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोजर और एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोजर कब कंप्लीट हुई, 6 को, और एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्सेप्टर 8 को. और रेवोकेशन का प्रिंसिपल क्या था, When it comes to the knowledge of other person, otherwise मेरे अगेंस्ट तो कंप्लीट हो जाएगी लेकिन आपके अगेंस्ट जब आपको पहुंचेगी, जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी. सलीम ने लेटर लिखा 5 को, सलीम के अगेंस्ट कंप्लीट होगी 5 को, लेकिन व्हाट अबाउट गाजी 7th को कंप्लीट हुई. तो इसके पहले पार्ट का आंसर डिस्क्रिप्टिव था, सिर्फ ऊपर से नंबर्स फेच करने थे आपने, वरना वही इंफॉर्मेशन लिखनी थी जो आप पढ़ चुके हो. डन. अगला पार्ट देखो, अंडर द अबव सर्कमस्टांसेस. इसका मतलब 2 पार्ट हो गए क्वेश्चन के अंदर. अगर अब ये फॉर एग्जांपल 4 मार्क्स का है और एग्जामिनर ने इसकी डिवीजन की हुई है 2 और 2 मार्क्स की, और एक बच्चा अगर खाली इस पॉइंट पे कंसंट्रेट करेगा लास्ट वाले पे कि अंडर द अबव सर्कमस्टांसेस वेदर अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट वाज क्रिएटेड बिटवीन सलीम एंड गाजी, तो बच्चा सिर्फ इस बात पे कंक्लूड करवा रहा होगा, एग्जामिनर को रियलाइज करवा रहा होगा कि मुझे पता लग गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है. मेरी बात समझ आ रही है. वो इस चीज को इग्नोर कर देगा कि एग्जामिनर ने 2 रिक्वायरमेंट्स दी हैं एक्चुअली, एक ये रिक्वायरमेंट है और एक ये नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है. बात समझ पाए हो. सो आपको अपनी रिक्वायरमेंट, अच्छा एक और भी चीज, ये लॉ का पेपर किस तरह भी सेटअप किया जाता है कि एक पूरा केस स्टडी बनाया जाता है, नीचे रिक्वायरमेंट में क्लियरली मेंशन कर दिया जाता है कि वो आपसे चाहता क्या है. वो होता डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, दिखने में केस स्टडी लगता है. आप जब पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हो, नीचे रिक्वायरमेंट की एक लाइन पढ़ते हो तो स्ट्रेट पूछा होता है, स्ट्रेट आउट, या फॉर एग्जांपल लिस्ट डाउन द फॉलोइंग एसेंशियल्स. आपको पता लग जाता है अच्छा ऊपर एमी कहानी सुनाई है, नीचे तो सिर्फ एसेंशियली मांगे हैं मुझसे. मेरी बात समझ पा रहे हो. तो इस तरह के वेरिएशंस जो हैं क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर क्रिएट करता है और करता रहा है पास हिस्ट्री में. क्लियर. सो सेकंड क्वेश्चन क्या है जी, बताइए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं. अब ये जो ओह अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी. अब मैं यहां पे छोटी सी बात बता दूं, ऊपर वाला तो डिस्क्रिप्टिव था, अब केस स्टडी का कॉन्सेप्ट आ रहा है. तो केस स्टडी अब कैसे सॉल्व किया करेंगे, तो बहुत आसान सी केस स्टडी है, लेकिन केस स्टडी हम 3 स्टेप्स में सॉल्व कर लिया करेंगे. नंबर 1, प्रोविजन ऑफ लॉ. नंबर 2, इंटरप्रिटेशन, या मैं इसको आसान वर्ड में कहता हूं कि लिंकेज विद द केस स्टडी, यानी प्रोविजन की लिंकेज विद द केस स्टडी. और नंबर 3 इज कंक्लूजन. ये 3 ही स्टेप हैं जी किसी भी केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए. प्रोविजन ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन, या फिर लिंकेज विद द केस स्टडी, और कंक्लूजन. अब मैं ज़रा थोड़ा सा एक चीज़ समझा दूं. प्रोविजन ऑफ लॉ तो आप पढ़, अच्छा हमारा काम क्या रहेगा, किसी भी केस स्टडी को पढ़ के हमसे सिर्फ पूछा जाएगा बताओ ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं. जिस तरह ये लास्ट लाइन में पूछा हुआ उसने, वेदर अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट वाज क्रिएटेड बिटवीन सलीम एंड गाजी. हमसे तो सिर्फ कंक्लूजन पूछा जा रहा है और हमारा दिल सिर्फ यही कहता है कि हाँ बस बता दें हाँ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा. नहीं, आपने एग्जामिनर को बिल्कुल एक लेमैन की तरह समझना है, एक अनपढ़ जाहिल गवार की तरह, जिसको आपने गाइड करना है कि आप जिस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो वो कैसे पहुंच रहे हो. सपोज इफ यू आर सेइंग कि इट्स अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो बताओ क्यों बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, रीजन क्या है. सो इनफैक्ट अगर मैं कहूं कि इस तरतीब में क्या चेंजेस की जा सकती हैं, बिल्कुल आपका दिल करे आप पहले कंक्लूजन लिख लें उसके बाद उसकी वजाहत कर दें, या पहले वजाहत कर लें और फिर उसके बाद अपना कंक्लूजन देख लें.
मेरी बात समझ आ रही है? कि आप ये कह दें कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं और उस पहुंचने की वजह ये है, लाइक दैट, कंक्लूजन ये है, उसकी रीजन ये है। तो इस लिंकेज को रीजन भी कह सकते हो आसान लफ्जों में। क्या आपको याद रहे कि अच्छा यार कंक्लूजन की एक रीजन देनी है, रीजन मींस लिंकेज, तो इसको आप रीजन भी कह लो, जो कहना चाहो, जो आपके जहन में बैठ जाए। सो किसी जिस नतीजे पे पहुंचाओगे, इफ यू आर सेइंग इट्स अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, देन मस्ट गिव द रीजन। क्यों भाई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्यों है? सो फिर आप सहारा लेते हो लिंकेज का, कि आपने ऐसी कोई प्रोविजन पड़ी होती है जिससे आप लिंक करके बताते हो मैं इस वजह से कह रहा हूं। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब एक और छोटी सी चीज, प्रोफेशनलिज्म का पीक होगा जहां पे आपको ये दो स्टेप्स क्लब करने आ जाएंगे। यानी आप आहिस्ता आहिस्ता लिखना शुरू करोगे तो एक टाइम आएगा जहां पे प्रोविजन ऑफ लॉ सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत खूबसूरत तरीके से जब वजाहत कर रहे होगे, आप उसमें प्रोविजन को एम्बेड कर देते हो, ठीक है, उसी में मिक्स कर दोगे। शुरू में मत कीजिएगा, शुरू में करने जाएंगे तो ना पता चलेगा कि आप रीजन दे रहे हो, ना पता चलना है कि आप प्रोविजन लिख रहे हैं। शुरू में जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करें तो प्रोविजन को सेपरेटली मेंशन करें, उसके बाद उसकी लिंकेज क्रिएट करें और देन कंक्लूजन तक पहुंचें। लेकिन इसके अंदर ये नहीं है कि पहले यही स्टेप करना है, क्योंकि हर बच्चे की सलाहियत जो है ना वो डिफरेंट होती है। मतलब मैं इस टीचर से अगेंस्ट हूँ इस बात पे, बाकी टीचर से, कि वो जब कहते हैं कि यार एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना लो, पहले प्रोविजन ऑफ लॉ लिखा करो। भाई कईयों का स्टाइल नहीं होता, जब आप उसको उसके स्टाइल से हटाते हो तो वो ना वो हिसाब होता है धोबी का, ना घर का ना घाट का, ठीक है। वो बच्चे को अच्छा भला एक कमांड होती है उसको लिखने की, मतलब राइटिंग स्टाइल ऐसा होता है कि वो जानता है कि कंक्लूजन के बाद उसे केस स्टडी को लिंक कैसे करना है, वजाहत कैसे देनी है, वो ज़्यादा अच्छी कर लेता है। या कुछ केसेस ऐसे आते हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें ये रिवर्स ऑर्डर ज़्यादा बेहतर लगता है, पहले कंक्लूजन देना फिर वजाहत करना। जिस तरह ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर पहले कंक्लूजन लिखना ज़्यादा कन्वीनियंट फील होता है। एम आई राइट? इट्स अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद बताओ ना क्यों नहीं है। और आपको भी पता है रेवोकेशन का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करना है, तो वजाहत में क्या करोगे, रेवोकेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस। क्या प्रोविजन ऑफ लॉ सेपरेट लिखने की जरूरत पड़ेगी? नॉट नीडेड राइट नाउ, इस केस स्टडी में तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी वजाहत कर आए हो बहुत ज़्यादा। ये जो पहला पार्ट उसने आपसे सॉल्व करवाया, जिसका उसने सोल्यूशन ये लिखा हुआ, ये वजाहत कर चुके हो आप। सो शायद प्रोविजन ऑफ लॉ की ज़रूरत नहीं इस केस स्टडी में। लेकिन अगर कंक्लूजन देने लगे हो, जिस तरह ये देखो उसने क्या किया हुआ है उसने दूसरे पार्ट में लिखा, जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा, ये देखो अब उसने क्या शुरू किया, उसने कौन सा पैटर्न इस्तेमाल करना शुरू किया, ये उसने सेकंड पार्ट का आंसर लिखना शुरू किया, उसने वजाहत देना शुरू किया। पहले देखो, सिंस गाजी हैड पोस्टेड हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन दिस डेट, रेवोकेशन कम्युनिकेट हुई इस डेट के ऊपर, तो हिज एक्सेप्टेंस वाज वैलिड, सलीम कैन नॉट रिवोक हिज ऑफर। तो देखो यहां तक, अच्छा सॉरी, यहां तक वो इनफैक्ट यहां तक वो वजाहत देने की कोशिश कर रहा है आपको, और उसके बाद उसने अपना कंक्लूजन लिखना शुरू किया कि his acceptance was valid, Salim cannot revoke his offer after 6 when the communication of acceptance was completed as against him। अगर आप गौर करो तो देखो उसने इस लाइन के अंदर प्रोविजन ऑफ लॉ और रीजन दोनों को क्लब कर दिया। उसने सेपरेटली दोबारा डिस्कस नहीं किया कि कम्युनिकेशन ऑफ सॉरी एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्सेप्टर या एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोजर, उसने दोबारा डिस्कस नहीं की, उसने उसी में क्लब कर दिया अपनी लाइन में। ये है लास्ट अप्रोच। और आगे देखो, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हैड बीन क्रिएटेड बिटवीन सलीम एंड गाजी। आखिर में उसने अपना ये एक लाइन में कंक्लूजन दिया। सो ये वजाहत किया उसने और ये कंक्लूजन। अब वजाहत करते हुए स्टूडेंट यूजुअली क्या करता है, मैंने जिस तरह अक्सर कहता हूँ कि स्टूडेंट कंक्लूजन ठीक लिख लेता है, स्टूडेंट समटाइम्स प्रोविजन ऑफ लॉ भी ठीक लिख लेता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फजूल हरकतें वो वजाहत में करता है। जहाँ पे मैं अक्सर कहता हूँ कि राइटिंग स्टाइल मुझे चेक करने की ज़रूरत है, मुझे मर्ज चेक करने की ज़रूरत है। अच्छा, फिर कई दफ़ा इंशाल्लाह जब चेक करूँगा तो फिर बताऊँगा आप लोगों ने उसे होमवर्क, ओरल होमवर्क समझ लिया। इनफैक्ट कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत सा नॉलेज होता है, एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो इतना नॉलेज होता है कि उनसे संभाला नहीं जाता और उनके टूटे फूटे सेंटेंसेस, हर चीज़ लिख देते हैं एक ही सेंटेंस के अंदर। तो ऐसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे जब आप लिखोगे, जब फिर अब आपको पता लगेगा आपकी प्रॉब्लम क्या है। अभी तो माइंड में सोच लिया, हाँ ठीक है, सही है,
ठीक है। सो आइंदा से एक काम कीजिएगा, बल्कि इसी को जाके एक दफ़ा ज़रूर लिखिएगा, इसके साथ आज भी होमवर्क मिलेंगे वो भी कीजिएगा और इसको भी लिखिएगा, ठीक है जी। चलो अच्छा, स्टेप यही है लिखने के, केस स्टडी के 3 स्टेप्स। लेकिन होगा क्या, आप में से बहुत से स्टूडेंट इन्हीं स्टेप्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अच्छा, एक और भी प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट जज्बाती हो गए ना, कई दफ़ा कोई स्टेप लिखना भूल जाता। तो मैं एक बात बता दूं, ये मैंने पहले भी कहा, ये मैथमेटिकल पेपर है, ठीक है, राइट। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सपोज अज्यूम करें, और मैं कहूं मैंने प्रोविजन ऑफ लॉ का 1 मार्क रखा हुआ है, मैंने इंटरप्रिटेशन का 1.5 मार्क्स रखे हुए हैं, तो टोटल हो गए 2.5, बाकी कितने बचे जी, या चलें 2 इसके कर लेते हैं, 3.5 हो गए, 0.5 मैंने कंक्लूजन के रखे हुए हैं। सो जिसने आप में से ये लिख दिया कि ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, उसे मैं ये वाले मार्क्स दे दूंगा। फिर उसने फौरन से पहले लिंकेज करने की कोशिश की, चले टूटी बूटी की, मैंने 1 नंबर उसको यहां से भी दे दिया, वो प्रोविजन ऑफ लॉ भूल गया, वहां पे जरूरत थी, सपोज इसमें तो जरूरत नजर नहीं आई, तो मैं उसके ये मार्क्स काट लूंगा, मैं उसको मार्क्स दूंगा 1.5 आउट ऑफ 4। अब स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट पैराग्राफ लिख के आता है, वो खुश होता है बाहर निकल के, तेरे भाई ने पेपर किया। मैं सही बता रहा हूं, ऐसे ही होता है। वो एक दूसरे को ये कहते हैं तेरे भाई ने पेपर किया, और तेरे मतलब मुझे अपना कॉर्पोरेट लॉ का पेपर याद है। मेरे जैसा बंदा 75 का पेपर करके बाहर आया। अब कॉर्पोरेट लॉ मींस फाइनल का एग्जाम है, सी फाइनल का, C52 जो आपका इस वक्त है। मैं पेपर करके बाहर आया, तो अब मुझ में से एवरेज स्टूडेंट को 75 ही आते थे। 75 करके बाहर आ गया और खुश के बहुत अच्छा सॉल्व हुआ है, बड़े अच्छे तरीके से इंटरप्रिटेशन किया, सब कुछ जो भी था वो अच्छे तरीके से हो गया। अब एक साथ ही अपना जूनियर निकला जो एक अटैम्प्ट बाद में मतलब क्या है, तो वो पेपर दे के बाहर निकला और 90 का पेपर, एकदम डिप्रेशन कि ये क्या हो गया। अच्छा, तुझे वो वाला सवाल आता था? हाँ जी आता था। ये वाला लिखा? सारा लिखा, ओके ठीक है। अच्छा, उसने टका के लिखा हुआ था, ओके। आज डिस्कशन स्टार्ट हुई, तो अब जिस तरह स्टूडेंट करता है गलती, हम भी करते थे। अच्छा, डिस्कशन स्टार्ट हुई तो पता लगा 75 में से भी एक गलत हो गया, मजीद 69 पे आ गए। अब जो 7 दोस्त खड़ा है वो हाफिज़ कुरान भी है, उसने 65 सॉल्व किए। अब वो भी अच्छा, ही इज़ ऑल्सो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो हम दोनों दोस्त थे, बहुत अच्छा पढ़ते थे इकट्ठे। सो उसके 65, अब वो हाफिज़ साहब थे, उनका भी मैंने गलत कराया, फिर उन्होंने एक मेरा गलत कराया, एक मैंने उनका गलत कराया, वो चले गए 60 के ऊपर। अब वो 60 पे खड़ा है, जहाँ पे वो सोच रहा है 60 सॉल्व किए हैं और 50 आ जाएंगे, और मैं खड़ा हूँ 65 पे कि यार 50 आ जाएंगे। और वो एक बंदा है जो हमारे में से अजीबोगरीब इंसान, जो 90 सॉल्व करके खड़ा है, उसको तो हमने भगा दिया कि तू भाग यहाँ से, तू हमारे में से नहीं, तू हमारे में से नहीं। सो लकीली ऑन द रिजल्ट डे, अच्छा अब हाफिज़ साहब को मैं ये कह रहा हूँ, उन्हें तसल्ली, वो थोड़े ज़्यादा परेशान है, उनके 5 नंबर और कम है, तो उनको मैं तसल्ली दे रहा हूँ, हाफिज़ साहब आपका रट्टा बहुत पावरफुल है, मैं रट्टा नहीं लगाता, तो मुझसे नहीं, मैंने तो अपनी तरफ से लिखा, तो माइट भी इतना क्वेश्चन मुझे दे दें, मैं भी पास हो जाऊँगा, आप भी पास हो जाएंगे। तो लकीली उस अटेम्प्ट के अंदर वो भी पास था, मैं भी साथ, और सिर्फ फेल हुआ तो वो 90 वाला। सो ज़्यादा लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉ के पेपर में ज़्यादा लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 पैराज लिख दिए हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने जैसा पहले भी कहा, आप अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट कर देते हो एक्सेसिव मटेरियल देके। टू दी पॉइंट बात करो, पूरे नंबर मिलेंगे। आप प्रोविजन करेक्ट लिखिए, आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। आपने इंटरप्रिटेशन ठीक किया, 1.5 नंबर पूरा मिलेगा, वो आपके मार्क्स नहीं काट सकता। और उसके बाद तीसरी चीज़, उसने आपने कंक्लूजन लिखा, उसने 0.5 दिए बगैर वो नहीं जा सकता, उसके पास क्वेश्चन नहीं है। इज डेट क्लियर? क्योंकि मैं आपको एक मज़ेदार बात बता दूं, आपके पेपर आपका पेपर जो एग्जामिनर चेक करता है, उसके बाद उसके ऊपर एक मॉडरेटर बैठा होता है, और अगर खुदा ना खास्ता आपके नंबर 40 से प्लस में बन रहे हो, तो फिर 2 मॉडरेटर बैठ के पेपर चेक करते हैं कि क्या ये बच्चा कहीं से पास होता है तो हम कर दें, ऐसा कौंसल मेंबर कहते हैं, और हम यकीन रखते हैं, तो आप भी यकीन रख लें, ठीक है। सो उनका ख्याल है कि 3 लोग चेक करते हैं अगर पेपर 40 से ऊपर हो, ठीक है, और 49 पे तो हम फेल ही नहीं करते। और जो नंबर्स आप लेते हो वो उनकी कैलकुलेशन के बाद, वो जो परसेंटाइल मेथड होता है उसमें आते हैं नंबर, अदरवाइज वो 49 एक्चुअल नंबर 49 नहीं होते हैं, ऐसा उनका ख्याल है। चलें जी, आ जाए वापस, हमने बहुत सा और पढ़ना है। हम लोगों ने कल कहाँ पे स्टॉप किया था जी? कंडीशनल, जी जी बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया।
ओके ओके ओके, चलें जी सर, फिर हम एक काम करते हैं, हम वापस आते हैं जहां से हमने ब्रेक किया था इसको। प्लीज, हमने कॉन्सेप्ट, जी बेटे। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। लीजिए हम एक दफ़ा दोबारा पहले ज़रा रेवोकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन देख रहे हैं। पेज नंबर है 28, ऑफ कर दूं, मुझे ज़रूरत है अभी दोबारा। 28, द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, यानी जो रिवोक कर रहा है, मतलब कौन, ऑफरर या एक्सेप्टर, जो भी रिवोक कर रहा है उस पर्सन के अगेंस्ट कंप्लीट हो जाएगी व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जब उसने वो रेवोकेशन लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया। वो ऑफरर था या एक्सेप्टर था, वट एवर, टू द पर्सन, अच्छा, इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू होम इट इज मेड, यानी मैंने अगर अपनी ऑफर रिवोक करनी है या एक्सेप्टेंस रिवोक करनी है, मैंने जो ही अपना रेवोकेशन लेटर बॉक्स में डाला, मतलब मेरे अगेंस्ट रेवोकेशन कंप्लीट हो गई। आगे कहते हैं सो एज टू बी द आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट, यानी मेरी अब कंट्रोल से बाहर है ना, लेटर पोस्ट हो गया, अब मेरे कंट्रोल में नहीं, तो रेवोकेशन मेरे अगेंस्ट कंप्लीट। आपके अगेंस्ट कब होगी, व्हेन इट कम्स इनटू द नॉलेज ऑफ यू। ठीक है जी, चलो जी बेटे, एग्जैक्टली वो समझाने जा रहा है, तुम खुश मत हो, ये सिर्फ तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लीट हो। यानी अगर मैं यूं कहूं, मैंने इसको, अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था इसकी कम्युनिकेशन बिल्कुल वैसे ही कंप्लीट होती है जैसे ऑफर की कंप्लीट होती है, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ अदर पर्सन। उसे समझाने के लिए वजाहत में वो ज़्यादा आगे चला गया कि मेरे अगेंस्ट कब कंप्लीट हो रही है, जब मैंने लेटर बॉक्स में डाला, और तुम्हारे अगेंस्ट जब तुम्हें पता चल गया। मतलब नहीं है कोई ख़ास बात, समझ आई है जी बेटे। कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन में या कंप्लीशन ऑफ रेवोकेशन, दोनों कोई फर्क नहीं है। देखो बेटा, दो वर्ड्स ने दो कंफ्यूज करने के लिए बार बार बोले। एक तो उसने लिखा बार बार डेफिनेशन कम्युनिकेशन की, उसका तो मतलब है अपने एक्शन से या अपने बिहेवियर से कुछ बता देना अगली पार्टी को कि आप उसे ऑफर कर रहे हो, एक्सेप्टेंस कर रहे हो कि रिवोक कर रहे हो। और कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन की कंप्लीशन या कंप्लीशन ऑफ रेवोकेशन एक ही मतलब है, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। चलें जी, प्लीज़ हम आते हैं जी, बैक से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने स्टॉप किया था, अगर आपको याद हो, पेज नंबर है 24, रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। ये हमने लहदा से नहीं पढ़ा था मेरा ख्याल है। पेज नंबर 24, लर्निंग ऑब्जेक्टिव है 2.1.4। जल्दी से मेरे लिए को पढ़ दे, पुरानी बात ही लिखी हुई है बस। जी जी बेटा, तो कौन पढ़ रहा है, पढ़ कौन रहा है, थोड़ा सा ऊंची। जी जी प्लीज पढ़े। Proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposal, but not after. ये वही बात लिखी है कल वाली। जल्दी से एग्जाम्पल 17 और 18 देखें। प्लीज 17 और 18। डन? किसी को कोई प्रॉब्लम ट्रांसलेशन में? नो। मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स, यानी अब कुछ मैनर सिखाने लगा हमें किस किस तरीके से ऑफर रिवोक हो जाएगी, क्योंकि हम ऑफर के अभी एम्बेड में चल रहे हैं। ठीक है, मैं पीछे आ गया हूँ दोबारा। तो हम ऑफर की बातें चल रही थी ना, जहाँ पे हमने ऑफर की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर वैलिडिटी पढ़ी थी कि कब एक ऑफर वैलिड होगी। अब हम पढ़ रहे हैं कब एक ऑफर रिवोक हो सकती है और किन किन मैनर में रिवोक हो सकती है। तो बुक लिखने का स्टाइल क्या है, इसी तरीके से हम फिर एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे, वैलिड कंडीशन पढ़ेंगे कि एक्सेप्टेंस कैसे वैलिड होगी, और फिर पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस रिवोक कैसे होगी। डन? पैटर्न समझ आ गया बुक का? चलो जी, प्रपोजल रिवोक किया जा सकता है जिस तरह। जी प्लीज। ये तो हमें समझ आती है, रेवोकेशन लेटर भेज दो यार, ऑफर रिवोक। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो बेटा, ये देखो फॉर एग्जांपल, बल्कि बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे मिलेंगे आपको कि फॉर एग्जांपल ए और बी के दरमियान अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है
और ए उसे कह रहा है कि जनाब मैं आपको गुड्स ऑफर करता हूँ से फॉर 50,000 रुपीज़, लेकिन आपके पास एक्सेप्टेंस के लिए 10 डेज़ हैं। अगर आप प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स देखें तो यूजुअली टाइम लिमिट के अंदर होते हैं। मैं इसे अक्सर कहता हूँ, हम लोग आगे जाके एक चैप्टर पढ़ रहे होंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, वहाँ पे हम बातें पढ़ेंगे टाइम इसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि टाइम कितना इंपॉर्टेंस रखता है। फिर फॉर एग्जांपल देखो बेटा, ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने आपको प्रपोजल दिया और मैं सारी ज़िंदगी आपका इंतज़ार करूँ कि आपकी तरफ से कब हाँ आती है, ऐसा तो नहीं है। या इंतज़ार करेंगे जब तक आप दोबारा आपने हाँ करने वाले कहना आप तो मामू हैं अब, ठीक है। द पॉइंट इज, अगलों ने अपनी बेटी इतनी देर तो नहीं बिठा के रखनी ना आप लोगों की हाँ के लिए, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ। सो हर प्रपोजल में कुछ प्रपोजल्स ऐसे होंगे या ऑफर की नौयत या ट्रांजैक्शन की नौयत ऐसी होगी कि जिसमें टाइम बाउंड्री होगी। आपको अगर एक्सेप्टेंस देनी है तो उस टाइम बाउंड्री के अंदर देनी है। अगर फॉर एग्जांपल बी ने ये 10 डेज में ऑफर एक्सेप्ट ना की तो ऑटोमेटिकली ऑफर रिवोक हो जाएगी, ठीक है। 10 डेज में अगर ऑफर एक्सेप्ट ना हुई, ऑफर ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी। इसका मतलब है अगर 10 डेज के बाद ये ऑफर ही नहीं बची तो फिर एक्सेप्टेंस हो सकती है क्या? नो। इसका मतलब बी उसके बाद बेशक ये कह दे मेरी तरफ से एक्सेप्टेंस है और ये कॉन्ट्रैक्ट है, अब ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ए को मैं केस फाइल करूंगा, तो क्या केस हो सकता है? डिसमिस कर दिया जाएगा ऑन द ग्राउंड्स के ऑफर ही एग्जिस्ट नहीं करती, ऑफर रिवोक हो चुकी है। अब जब ऑफर ही एग्जिस्ट नहीं करी थी तो काहे की एक्सेप्टेंस? डन। और अगर टाइमलाइन डिफाइन ना हो, एक तो ये तरीका है ना, 10 डेज डिफाइंड है बाय द ए, ये कहता है 10 दिनों में आपने मेरी ऑफर एक्सेप्ट करनी है, बात समझ आ रही है। और अगर फॉर एग्जांपल कई दफा आप अक्सर ऐसे देखते भी हो कि इफ यू वांट टू अवेल द डिस्काउंट यू हैव टू मेक द पेमेंट विद इन 30 डेज, तो वो क्या है? वो ऑफर है ना, लेकिन आपको 30 दिनों के अंदर उसके लिए पेमेंट करनी है। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो डिस्काउंट अवेल नहीं कर सकते। इसी तरह आप अक्सर देखते हो ईद वाले दिनों में सेल लग जाती है, चांद रात तक सेल, सपोज यूजुअली कि भाई ये वैलिड है ऑफर टिल चांद रात, मतलब उसके बाद ये ऑफर वैलिड नहीं है। डिस्काउंट लेना तो ईद के इसी रमज़ान में शॉपिंग करके डिस्काउंट लो, बात समझ आए? तो वो भी ऑफर है, बात समझ पा रहे हो? अच्छा। और अगर ऐसे प्रपोजल हो कि जिसमें कोई टाइमलाइन डिफाइन ना हो, बस ठीक है मैंने आपको गुड्स की ऑफर की और आपका जवाब का इंतजार हो रहा है, तो तब भी एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है लॉ में कि रिजनेबल टाइम के अंदर उसे एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। रिजनेबल टाइम, व्हाट इज मेंट बाय रिजनेबल टाइम? कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी, कोई डेफिनेशन नहीं है, इट्स प्योरली जजमेंट। ये केस टू केस वेरी करेगी, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करेगी। जैसा हो सकता है फॉर एग्जांपल मेरी इंडस्ट्री के अंदर 20 दिन जो है वो रिजनेबल टाइम हो कि एक्सेप्टेंस 20 दिनों में आ जाने चाहिए, अदरवाइज हम समझेंगे लोगों ने हमारी ऑफर एक्सेप्ट नहीं की। और हो सकता है किसी इंडस्ट्री के अंदर 60 डेज टाइम पीरियड हो, रिजनेबल टाइम। सो ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करेगी, केस टू केस वेरी करेगी। इज दैट क्लियर? चलो, तो रिजनेबल का कोई डेफिनेशन नहीं है जी। प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस, पहले बिफोर एक्सेप्टेंस हमने कल पढ़ा था कि कल की डेफिनेशन में पढ़ा था कि कंडीशनल ऑफर हो सकती है, राइट? आप अपनी ऑफर के साथ किसी भी किस्म की कंडीशन अटैच कर सकते हैं और एक्सेप्टर के लिए उस कंडीशन को फुलफिल करना ज़रूरी है। सपोज मैं कहता हूँ मैं एक ऑफर हूँ और मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल वट एवर जो भी ऑफर कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको साथ बाउंड किया है कि आपने मुझे अपना जो एक्सेप्टेंस है वो थ्रू ईमेल सेंड करना है। अब आप बाउंड हैं कि आप ईमेल के थ्रू रिस्पॉन्स करेंगे, वरना एक्सेप्टेंस एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपने एक्सेप्टर ने आपकी कंडीशन को मीट ना किया तो समझ लें आपकी ऑफर क्या हो गई? रिवोक हो गई, ऑटोमेटिकली रिवोक्ड। चलो अगली बात। चलें जी, ये जरा समझ लेते हैं डेथ के कॉन्सेप्ट को या इंसॉल्वेंसी के कॉन्सेप्ट को। ले जी, ए ने बी को ऑफर की, ठीक है, फॉर सर्टन गुड्स, और ए साहब ऑफर करने के बाद, ए ने ऑफर लेटर भेज दिया जी, ए के ऑफर करने के बाद ए साहब को इजराइल साहब लेने आ गए। और अच्छा, इजराइल साहब आ जाए तो मौका तो उन्होंने देना नहीं एक सेकंड का भी कि वो बी को बता दें जनाब जा रहा हूं, तो ऑफर रिवोक समझिएगा, ठीक है, अगले जहान मुलाकात होगी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना।
सो इनफैक्ट इसका मतलब डेथ के साथ ही एक ऑफरर की डेथ हुई है और इस डेथ के साथ ही उसकी तमाम ऑफर्स क्या हो जाएंगी, रिवोक हो जाएंगी। लेकिन उसने यहां पे एक कंडीशन बीच में लिख दी, एक्सेप्टर की इनोसेंस, एक्सेप्टर का नॉलेज, कि क्या उसके पास ये नॉलेज था कि नहीं था। बात समझ पा रहे हो? अगर तो एक्सेप्टर बी को इस बात का पता चल गया है, कॉल आ गई जनाब कल जनाजा है, वो एक्सेप्टेंस देने जा रहा था, उसे पता लगा कल जनाजे पे आना है, अगर तो उसे एक्सेप्टेंस से पहले उसकी डेथ का पता लग गया तो ऑफर रिवोक हो गई है। और अगर वो इनोसेंट है, उसके पास कोई नॉलेज नहीं है और वो यहां से एक्सेप्ट कर देता है, सपोज ये अज्यूम करें ये बंदे की डेथ हुई है से 1 जनवरी 2020 को और ये एक्सेप्टेंस बेशक दे रहा है 5 जनवरी 2020 को, लेकिन उसे नॉलेज नहीं है 5 तारीख को भी कि वो मर गया हुआ है, तो क्या होगा, एक्सेप्टेंस हो गई। और अगर बाकी एलिमेंट्स भी मुकम्मल हैं, कंसिडरेशन है दोनों पार्टीज के लिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ भी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। और अगर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो दोनों पार्टीज की लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई। बी की ऑब्लिगेशंस ए के लिए ए का राइट है और ए की ऑब्लिगेशन बी का राइट है, तो फिर ए की ऑब्लिगेशन कौन पूरी करेगा, उसके नमूने कौन, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसकी निशानियां, ठीक है, उसकी लीगल निशानियां, ठीक है जी। अच्छा जी बेटे आपका कोई क्वेश्चन था? सर आपने कहा था टू वे होती है, तो वो तो मर गए, तो फिर किसके उस तक बात कैसे पहुंचेगी? किसकी क्या नहीं एक मिनट, एक्सेप्टेंस टू वे नहीं, कंसिडरेशन टू वे होती है। सर आपने कहा था उसकी कम्युनिकेशन जो है ना वो टू वे होती है, जब तक बात तक पहुंचेगी नहीं तब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट। एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कह रहे हो ना, एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोजर और एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्सेप्टर, राइट, ऐसे ही है। अब एक्सेप्टेंस अगेंस्ट प्रपोजर क्या है, जब वो इसने लेटर बॉक्स में डाल दिया, डेथ का नहीं पता और पहुंच भी गया, डेथ का नहीं पता, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बेटा तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव तक तो पहुंच के ना। इस बात में ये जरूरी है कि इसके सामने बैठ के लेटर रिसीव करे। हमने कहा कम्युनिकेशन कंप्लीट होने का मतलब है कि पहुंच गया उस तक, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन, तो व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो बाउंड हो गया। देखो ये मैं पता है क्यों आपको समझा रहा हूं, जितने भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो बिजनेसमैन कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं और जब वो निकल जाते हैं इस दुनिया से, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट सारे इनवैलिड हो जाते हैं फौरन? उनके बेटे आके उन कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या करते हैं, उनके बच्चे आके उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। रीजन कि ऑब्लिगेशन है कंपनी के ऊपर या बिजनेस के ऊपर। जी बेटे आपका क्वेश्चन था, जल्दी से कोई। हाँ अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट दो नेचर का हो सकता है, बिल्कुल ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट दो तरह की नेचर हो सकती है। मैं एक मिनट, डस्टर है यहाँ पे। एक होता है पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट, अच्छी बात है जी पूछ लिया, लेकिन यहाँ से अगले चैप्टर से पूछ लेते तो जरा आज का टाइम बच जाता, लेकिन कोई बात नहीं। देखो जी, कॉन्ट्रैक्ट दो तरह का हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट की नेचर एक होती है पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट और एक इम्पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट। जो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें फॉर एग्जांपल जिसने इसने भी कहा आर्ट वर्क हो, सपोज एक आर्टिस्ट से आप रिक्वेस्ट करते हो एक पेंटिंग बना दें, कोई भी मशहूर आर्टिस्ट कौन है ऐसे पेंटिंग स्केच बनाता हो, कोई नाम? मुजम्मिल जी, पता नहीं कौन है, जो भी चलें जी, एक आर्टिस्ट है, उस आर्टिस्ट को आप एडवांस दे देते हो कि जनाब ये पैसे पकड़ें से 5 लाख रुपए और आप मुझे एक अच्छा सा खूबसूरत सा स्केच बना दें मुझे। अब आपने एक्चुअली में अगर सपोज यही अज्यूम करें कि इन मिस्टर ए साहब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और इन्होंने स्केच बना के देना है, ठीक है, और इन्होंने दे दिया से 50,000 ही दे दिया जी, और लें जी कुछ इस तरह की सिनेरियो क्रिएट होने लगा, लें जी ये हो गया जी, स्केच बना के देना है जी। अब ये पैसे वो दे चुका है एडवांस, यानी मिस्टर बी अपनी कंसिडरेशन फुलफिल या अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल कर चुका है, मिस्टर ए ने करनी है, लेकिन मिस्टर ए साहब निकल जाएं इस दुनिया से। अब आप मुझे बताओ 50,000 एक एक्सपर्ट को दिया है कि उसके हाथ की ड्राइंग जो है या उसके हाथ का जो स्केच है वो बहुत खूबसूरत होगा, क्या एक्सेप्ट कर लोगे उसका छोटा सा काका आपको स्केच बना के दे दे? नहीं। इसका मतलब ये होते हैं पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट, ये उस पर्सन की डेथ के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं। इसे वर्ड यूज करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अभी बात नहीं करूंगा, अभी पर समझ ही नहीं आनी, इसे कह रहा हूं खत्म हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। इसमें फिर क्या होता है,
क्या 50,000 डूब गया? वापस मिल जाता है। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स, जो पैसे दिए होते हैं वो वापस मिल जाते हैं। यानी यहां पे मिस्टर ए के लीगल रिप्रेजेंट, अच्छा क्या कब्र से आके देगा पैसे वापस? नहीं, उसके नमूने देंगे, शाबाश, उसके नमूने दे, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड होंगे कि वो 50,000 पे बैक करेंगे, ठीक है? तो उसके नमूने लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे बैक करेंगे। एक मिनट में एक बात कंप्लीट कर लूं ये वाली, या इसी में से है कोई क्वेश्चन? जी जी, सुभान अल्लाह। क्रिएटिविटी पे तुम मुझे बता दो कि तुम्हारी आधी शक्ल बनाई और आधी पे वो छोटा बच्चा बना दे, एक्सेप्टेड है? नहीं है जी। गुड क्वेश्चन जी। एक सिंगल के दिल से आवाज आई है कि अगर वो कवारा हो, तो अगर आप कवारे हो या आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो वैसे तो आपकी स्टेट अवेलेबल होती है, तो लीगली आपको वो बेनिफिट्स वापस मिल जाते हैं जब उस पर क्लेम करोगे, क्योंकि अदरवाइज तो उसका कोई ना कोई तो वायरस होगा ना बैक पे। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपने नमूने नहीं है तो किसी ना किसी को तो डिवॉल्व होनी है वो के प्रॉपर्टी, जिस तरह प्रॉपर्टी यूजुअली डिवॉल्व हो जाती है, पूरा उसमें लिखा हुआ जो भी शरीयत है आपकी। अच्छा, सो समझाने या उसने आपने जो भी वरासत लिख दी होगी, वट एवर द पॉइंट इज, आपको तब भी स्टेट में से पैसे मिल जाते हैं, स्टेट में से। यहाँ पे भी मैं इस चीज़ को फर्दर खोलना नहीं चाह रहा कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी पर्सनल पॉकेट से लायबल नहीं होता, ठीक है? वरना तो फिर हर बाप कॉन्ट्रैक्ट कर जाता और नमूने सारी जिंदगी यही कोसते रहते, मेरे बाप कॉन्ट्रैक्ट कर गया और मैं आज तक भुगत रहा हूँ, ठीक है? बात समझ पा रहे हो? अपनी पॉकेट से देना पड़ता तो कोई बेटा शायद या कोई औलाद अपने बाप का कर्ज अदा ना कर रही होती। हाँ, स्टेट जो मिल रही होती है उसी में से पे कर रहे होते हैं, ठीक है? जो विरासत मिल रही होती है उसी में से लायबिलिटी। अभी मैं इसको मजीद नहीं ओपन करना चाह रहा, प्लीज इसको होल्ड कर लें, अगले चैप्टर्स में इस पर डिटेल बात करनी है हमने, ठीक है? अच्छा जी, पर्सनल नेचर समझ आ गया? इम्पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता, उसमें क्या होता है? वही कॉन्सेप्ट, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव आके ऑब्लिगेशन फुलफिल करेंगे। बात समझ आई है? ये ऊपर से सो यूं समझ लें अभी आसान लफ्जों में कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का हो तो पर्सन की डेथ के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, या इसे वॉइड कहते हैं, लेकिन लेटर ऑन डिस्कस, जब अगले एक चैप्टर के स्टार्ट में मैं आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिखाऊंगा तो उसके बाद फिर मैं वो टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगा, ठीक है? और अगर ये इम्पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट हो तो फिर ख़त्म नहीं होता। इम्पर्सनल नेचर क्या है कि जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं, कोई से मैं कहता हूँ केमिकल इंडस्ट्री है, तो क्या बॉस मरेगा तो केमिकल इंडस्ट्री बंद, सारे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म? नहीं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव टेक ओवर कर लेते हैं। सो फिर कॉन्ट्रैक्ट की सारी ऑब्लिगेशन भी वो टेक ओवर कर लेते हैं, क्योंकि मैं सप्लाई करूं या मेरा बेटा सप्लाई करे, आपको तो केमिकल चाहिए ना, और केमिकल में मेरी कोई पर्सनल एक्सपर्टीज तो शामिल हो नहीं रही, मैं भी वही सप्लाई करना है, मेरे बेटे ने भी वही सप्लाई करना है। बात समझ आ रही है? चलो प्लीज आगे आइए। अच्छा, इंसैनिटी तो जी, इंसैनिटी तो डिस्कस किया नहीं। इंसैनिटी क्या है कि फॉर एग्जांपल यहां से आपको प्रपोजल भेजा ए ने, ठीक है, ऑफर भेजी और खुशी से पागल हो गया बेचारा, घर वालों ने पकड़ा और पागलखाने दाखिल करा दिया। हम एक वर्ड पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से ये कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड पढ़ेंगे, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। लॉ कहता है कि एक पर्सन कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ कहता है एक पर्सन कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने का अहल है अगर वो रैशनल जजमेंट ले सकता है, अपना अच्छा बुरा सोच सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, और अगर वो नहीं सोच सकता तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ना वो ऑफर कर सकता है ना वो एक्सेप्टेंस कर सकता है। मेरी बात समझ आई? यानी पागल खाने के सारे पागल। अच्छा, समझाने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर एक पर्सन है, उसने ऑफर भेजी और इनसेन हो गया, घर वालों ने पकड़ के पागल खाने जमा करा दिया, ठीक है? अब अगर इस बात का बी को इल्म हो गया है एक्सेप्टेंस से पहले तो फिर रिवोक, और अगर एक्सेप्टेंस के बाद हुआ तो एक्सेप्टेड है, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? बाइंडिंग हो गया, कंसिडरिंग कि बाकी एसेंशियल्स भी पूरे हो गए हों। और अगर बाइंडिंग हो तो फिर कौन भुगतेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन फिर दिमाग में वही बात याद रखनी है कि पर्सनल है कि इम्पर्सनल। तो हम किसकी बात कर रहे हैं?
इम्पर्सनल, क्योंकि पर्सनल होता तो वहीं पे ख़त्म हो जाता। जी प्लीज़, आप ज़रा प्लीज़ पढ़िए एग्जाम्पल 19 से लेकर 24 तक एक दफ़ा। नाइनटीन से 24। बेटे लैप्स का मतलब ख़त्म होना, रिवोक का मतलब है रिवोक कर देना, विड्रॉ कर लेना, कैंसिल कर देना। दोनों का मतलब सेम है लेकिन दोनों का इस्तेमाल करने का तरीका डिफरेंट है। विड्रॉ करने का मतलब है कि मैं रिवोक करने का मतलब मैं अपनी कही हुई बात से विड्रॉ कर रहा हूँ, और लैप्स का मतलब है जिसमें लैप्स का वर्ड होता है ख़त्म हो जाना, टाइम या टर्मिनेशन कह लो, हाँ ख़त्म हो जाना। ये टाइम लाइन के लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादा वर्ड, लैप्स ऑफ टाइम मतलब टाइम ख़त्म हो गया। प्लीज़, और अगर किसी को भी कुछ समझ ना आए, कोई ट्रांसलेशन इशू हो तो वो मुझसे पूछेगा। एग्जाम्पल मैं खुद इसलिए नहीं कराता कि ज़रा अपने दिमाग इस्तेमाल करो, सुबह से बेचारे तोन पे लेके घूमते रहते हो, चला भी लो थोड़े से। सॉरी, जी जी, ख़त्म हो जाना लैप्स। जी नवंबर में कितने महीने बाद? 4 महीने बाद। शेयर का, अच्छा वैसे बताता हूँ, टेक्निकल बात है लेकिन शेयर का प्रोसेस, टोटल प्रोसेस जो है ना वो 60 डेज़ का होता है। इसके अंदर अंदर शेयर अलॉट हो जाते हैं, मतलब कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है। रीजनेबल टाइम के ऊपर क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश की है उसने कि ये रीजनेबल टाइम नहीं है, कंपनी को इतनी देर से ऑफर आई थी, कंपनी को 4 महीने बाद याद आ रहा है, तो ये रीजनेबल टाइम नहीं है। मैंने कहा 60 डेज का प्रोसेस है कंपनी कॉर्पोरेट लॉ में। यस, नहीं ऐसा नहीं होता, वो बाइंडिंग प्रोसेस है। पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशंस हैं, लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेशन है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, तो बाइंडिंग है, वो बाइंडिंग है। तो फिर एग्जामिनर अगर आपको इस, वैसे तो इस एरिया में टेस्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर करना चाहेगा तो फिर वो आपको खुद आखिर में कहीं ना कहीं अपनी पूरी केस स्टडी में अजम्पशन दे रहा होगा कि कंसिडरिंग द टाइम इज द एसेंस एंड दैट पर्टिकुलर ऑफर वाज नॉट एक्सेप्टेड विद इन अ रीजनेबल टाइम पीरियड। वो खुद स्टेट करेगा, अब उसके बाद और ऑप्शन नहीं है, वो आपको बताएगा खुद। जी बेटे, कोई क्वेश्चन था यहाँ से भी? नो? जी पढ़ ली एग्जाम्पल्स, बताइए कोई एग्जाम्पल और प्रॉब्लम 19 से 24 में। सब समझ आ गई सबको? कोई ऐसा जो शर्म खा रहा है बैठ के पूछ नहीं रहा? नो? चलो आ जाओ फिर आगे। देखो जी, ऑफर की टर्मिनेशन पढ़ रहे हैं ना, रेवोकेशंस पढ़ रहे हैं मैनर, तो उसमें एक तरीका ये भी तो है, आप प्रपोजल भेजो और लड़की वाले इनकार कर दें तो ऑफर रिवोक, टर्मिनेट, खत्म हो गई ना। बात समझ आ रही है? चलिए जरा पढ़िए प्लीज, जरा पहली लाइन बेटी पढ़िए, एडिशनल पॉइंट बेटी पढ़ दें। तो ऑफर भी तो रिजेक्ट कर सकता है, ऑफर ही रिजेक्ट कर दे तो वैसे ही ऑफर खत्म। दूसरा पॉइंट, अच्छा दूसरा पढ़ने से पहले देखो अक्सर आप लोगों में से कोई शॉपिंग करने जाए, सपोज मैं कहता हूँ किसी स्टोर में गए हो आपने और अपने एक शर्ट बाय करनी है, तो आप उसको कहते, वो आपको कहता है जी 2000 रुपये की, सपोज। आप आगे से सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है आपका यह सबसे पहला स्टेटमेंट क्या होती है? हैं? दिल की बात बताओ जरा, क्या कहते हैं? प्यार मोहब्बत करेंगे। आप लोगों में से कुछ ऐसे भी होते होंगे 1500 लेना है कोई ऐसे? वैसे वो बेटियों को इसलिए एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, वो तो 50 रुपये पे भी कह देंगी नहीं कम करें। सो सपोज आप गए हो
सपोज यूं एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलें। मिस्टर ए गया मिस्टर बी के पास। मिस्टर ए सपोज गारमेंट्स वाला है और मिस्टर बी एक कस्टमर है जो आया दुकान पे। मिस्टर ए ने ऑफर किया कि जनाब ये शर्ट जो है ये 2000 रुपीज़ की है। सो इट्स एन ऑफर, ऑफरर बन गया और ये क्या होना है, एक्सेप्टर, ऑफरी। ऑफरी आगे से फौरन से पहले एक ऑफर दे देता है 1500 लेने हैं, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, अक्सर ये गारमेंट स्टोर पे फीमेल्स के साथ या बेटियों के साथ हो रहा होता है। वो अगर तो दुकानदार की सब सारे दिन की बहुत अच्छी दिहाड़ी लगी हुई है, सुबह से सेल कर रहा है, तो बाजी को कहता है वो रास्ता बाजी चल उतर, दोबारा ना आई, ठीक है। और अगर वो बेचारे की सुबह से कोई सेल ना हुई तो शायद वो मान भी जाए बात। ऐसा होता है कि नहीं होता, डिपेंड करता है बार्गेनिंग पावर किसकी स्ट्रांग है, बायर या सेलर में से। समझ आ रही बात की? अच्छा, समझाना ये चाह रहा हूं, ये जो आगे से ऑफरी ने, एक्सेप्टर ने आगे से ऑफर कर दी है बदले में, इसको कहते हैं काउंटर ऑफर। यानी मिस्टर बी ने जो आप जाके ऑफर मार देते हैं फौरन से पहले 1500 ले लो, ये काउंटर ऑफर है। इस काउंटर ऑफर की वजह से ये ऑफर खत्म हो गई, टर्मिनेट हो गई एग्जिस्टिंग ऑफर, और इसकी पोजीशन भी चेंज होगी। अब ये ऑफरर नहीं है, कौन ऑफरर है? ये ऑफरर बन गया। और अगर अब ये ऑफरर है तो दुकानदार के पास राइट है कि वो चाहे तो ऑफर को एक्सेप्ट कर ले और चाहे तो रिजेक्ट कर दे। बात समझ आई है? और सपोज अज्यूम करें मिस्टर ए की सुबह से बहुत अच्छी सेल चल रही है और वो आपको रिजेक्ट कर देता है। सो ऑफरर कौन है? मिस्टर बी। ऑफर की एक्सेप्टर ने रिजेक्ट कर दी, हैज अ राइट टू रिजेक्ट दैट ऑफर। ऐसे ही है। सो कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं, खत्म हो गया, ऑफर रिजेक्ट हो गई। अभी हमने पढ़ा ऊपर कि ऑफर टर्मिनेट हो जाती है अगर रिजेक्शन हो जाए। तो अब मुझे बताइए ये ऑफर बची हुई है क्या? ये भी नहीं बची हुई। इसका मतलब अगर आप बी कहे अच्छा चले ठीक है आप 1500 ना, चले ठीक है 2000 की दे दें, अब वो कहेगा नहीं बाजी उतरे निकले यहाँ से, ठीक है वो गेट है, निकल जाए यहाँ से, और बाजी को निकालो, धक्के देना, आखिर में धक्का भी दे देना। सब समझाना ये चाह रहा हूं कि ऑफरी अगर अब एक्सेप्ट भी करना चाहे एग्जिस्टिंग ऑफर को, तो एक ऑफर बची नहीं हुई। लॉ की नजर में ऑफर टर्मिनेट हो चुकी है जो ही काउंटर ऑफर हुई थी, तो अब ऑफर एग्जिस्ट ही नहीं करती और ये वैसे ही रिजेक्ट हो गई। बात समझ पाए हो मेरी बात? इसका मतलब है अगर मैं अब कंक्लूड करूं तो मैं ये कहूंगा कि काउंटर ऑफर की वजह से एग्जिस्टिंग ऑफर टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है, और पोजीशंस क्या हो जाती हैं, फौरन से पहले चेंज हो जाती हैं। अब यहाँ पे इस गारमेंट जो शॉप ऑनर है ये एक्सेप्टर है, ही हैज अ राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये बात समझ आई? चलो अब जरा पढ़िए बैठिए लाइन। जी जी क्या चीज? कस्टमर ने, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल आप सही कह रहे हो। सिचुएशन में फैक्ट्स ऐड करने चाहो तो जितने मर्जी आप जिस तरह कह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आप लाइमलाइट के स्टोर में चले जाओ, सफायर के स्टोर में चले जाओ, उनके प्राइस टैग्स और रैक्स अलग होते हैं। गरीब इधर आ जाएं, शर्ट वाले इधर आ जाएं, ट्राउजर्स वाले इधर आ जाएं, दुपट्टे लेने तो इधर आ जाएं। मैरिड इंसान को पता लग ही जाता है कौन कौन से काउंटर हैं। सो द पॉइंट इज, समझाना ये चाह रहा हूँ कि वो इंफॉर्मेशन है, वो इन्विटेशन टू एन ऑफर है, और आप जब पिक करते हो और आप जाके उस काउंटर पे पे करने की कोशिश करते हो, इनफैक्ट यू आर एक्चुअली द पर्सन हु इज मेकिंग एन ऑफर, ठीक है? जी जी जल्दी जल्दी। नहीं, कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। मतलब दोबारा? देखो हाँ ठीक है, अब आप कंप्लीट करो क्वेश्चन, मैं आपका समझ गया बात। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ओके। देखो एट द टाइम, मैंने जैसा पहले भी कहा था, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ऐसी बात हुई थी। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्टर और सॉरी ऑफरर एंड ऑफरी, यानी ऑफरर एंड एक्सेप्टर जो भी टर्म्स तय करना पाए चाहें वो तय कर सकते हैं। इनफैक्ट वो जो टर्म्स है ना, स्टोर की टर्म्स हैं कि भाई 7 days रिटर्न पॉलिसी है, वो कंपनी की पॉलिसी है। इट्स मीन जब आप उसे ऑफर कर रहे हो, कंसिडरिंग द टर्म्स ऑफर कर रहे होते हो,
मीन्स आपको इस बात का नॉलेज होता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग एन ऑफर, या यूं कहूं, बिल्कुल आप बिल्कुल सच कह रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूं मियां बीवी राजी, यानी दोनों बायर सेलर एग्री करना चाहें कुछ भी तो वो एग्री कर सकते हैं। वो टर्म्स मेरी साइड, अच्छा देखो बेटा, ऑफर जो ऑफर कर रहा है, क्या सामने वाला गूंगा है? वो अपनी कोई टर्म्स नहीं रख सकता। हमने ये कहा था कि एक दफा जब फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट की हो चुकी है तो एक्सेप्टेंस की परफॉर्मेंस के टाइम पे अब आप एक्सेप्टेंस को कंडीशनल नहीं कर सकते। मेरी बात थोड़ा सा समझो, क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, क्वेश्चन में थोड़ा सा बस टाइमलाइन को समझो। मैं ये कह रहा हूं फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर जब कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, बायर सेलर जब वो स्टोर से मैंने पिक किया और मैं ऑफर करने जा रहा हूं, तब मैं और आप कोई भी टर्म्स डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही होते हैं ना, कुछ मेरी टर्म्स होंगी, कुछ आपकी टर्म्स होंगी। अगर उस टाइम पे तय हो जाएं तो जो टर्म्स तय हो गई, जिस पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन हो गई, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब उससे डेविएशन एक्सेप्टर नहीं कर सकता। मेरी बात समझ पा रहे हो? थोड़ा सा जी, हाँ, ये ऐसा हुआ बिल्कुल कि आप जब उस स्टोर को पे, आप जब स्टोर में एंटर हुए हो, मतलब आपने उस एक्सेप्टर की जो कंडीशन है, जर्नल कंडीशंस, आप उनको एक्सेप्ट करते हो और उनको जानते हुए आपने ऑफर किया कि नाउ आई एम मेकिंग एन ऑफर कंसिडरिंग ऑल द कंडीशंस रिगार्डिंग द रिटर्न पॉलिसी, रिगार्डिंग द पेमेंट पॉलिसी, व्हाटएवर। बात समझ आई है मेरी? बात क्लियर? बात समझ पाए हो आप लोग सारे की क्या बात हो रही थी? ओके, सो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं एट द टाइम ऑफ द ऑफर उन बातों का पता है जी। हाँ, तो क्या कर रहे होते हैं? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, काउंटर ऑफर्स चल रही होती हैं। सपोज ये अज्यूम करो, जो मैंने ये एग्जांपल बनाई, जी जी आप बताते हैं पहले। जो ये कह रहा होता है ना तेरी ना मेरे वो इनफैक्ट वही एक प्राइस स्टेट करता है कि अच्छा ठीक है ना 2000 ना 1500, 1700 ले ले। अब 1700 क्या है, वो किसने ऑफर की? तो वही जो बंदा काउंटर, ही इज मेकिंग एन काउंटर ऑफर, और अगर काउंटर ऑफर आगे से एक्सेप्ट हो जाए तो इट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट, और हो जाता है। होता कि नहीं होता? कई दफा आप एग्री कर जाते हो, कई दफा, और कई दफा वो आगे से कहते हैं नहीं 1700 नहीं, चलें 1800 कर लें। तो अगर आपने 1800 एक्सेप्ट कर लिया तो फिर इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट तब भी हो गया। तो अब वो ऑफरर और आप एक्सेप्टर हो। बात समझ पा रहे हो? चलो प्लीज आ जाओ, फिर जल्दी से जरा पढ़ो ये वाली लाइन। By counter offer. A counter offer is an offer by offering in response to the original offer. An offer once accepted. No, एक मिनट। ऑफर इज ऑल्सो टर्मिनेटेड बाय काउंटर ऑफर, यानी ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाएगी जो ही काउंटर ऑफर आई। अ काउंटर ऑफर इज एन ऑफर बाय द ऑफरी, यानी वो दूसरा पर्सन जिसने एक्सेप्टर की पोजीशन में, उसने आगे से ऑफर कर दी है इन रिस्पॉन्स टू दी ओरिजिनल ऑफर। डन? चलें जल्दी से अपने जरा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके पास ही पड़ा हुआ शायद, वो एमसी क्वेश्चन वाले, वो जो दो नोट्स हैं यार छोटे से, जल्दी से उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन 12 देखिए। इसको ऑन करने की जरूरत है या सबके पास नोट्स हैं? मेरे पास नहीं है ना। ओके, मैं ऑन कर देता हूँ बेटे। प्रैक्टिस क्वेश्चन 12। जी जल्दी से पढ़ लें। अब पढ़ने के लिए क्या है, बातें नहीं शुरू करनी। वो पढ़ लो जल्दी से, बातें नहीं करनी। मैंने एक सवाल बात करना है।
मैं कंक्लूड कर लूँ। अच्छा जी, प्लीज़ एक छोटी सी बात समझ लें, ये पढ़ ली सबने 12? अच्छा, आप लोग देख रहे हो कि आखिर में ये कुछ इस तरह केस लिखा होता है, लीडिंग केस, निहाल चंद वर्सेस अमार नथ, जो भी है व्हाटएवर, निहाल वर्सेस अमार। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझा दूं बस कि लिखने का स्टाइल क्या है। और अच्छा, ये एक्चुअल केसेस है, मैंने जिस तरह पहले भी इस बात को कहा कि ये MC Mitchell के ने कुछ हेल्प की थी एक टाइम के ऊपर कि ओरिजिनल केसेस एम्बेड किए थे एज़ पर जो भी रिक्वायरमेंट थी उसने उसके मुताबिक, तो हमने वहीं से कॉपी करके मैंने उसको सेटअप। मैं वैसे रिकमेंड कर सकता, लेकिन बुक रिकमेंड कर दो तो फिर स्टूडेंट डिवाइडेड हो जाता है कि यार ये क्या चल रहा है, तो मैंने उसमें से कॉपी करके ये मटेरियल उनका आपसे शेयर कर लिया। अब सिर्फ एक चीज़ समझाना चाह रहे हैं, जो आखिर में केस लिखा हुआ है निहाल वर्सेस अमार, मैं चंद को छोड़ ही देता हूँ जी, अमार मैं समझाना चाह रहा, चलो जी चंद वर्सेस अमार, लो जी चंद वर्सेस अमार, चलो जी अब ज़रा समझो प्लीज़, थोड़ा सा समझ लो टेक्निकली। केस जो टाइटल होता है उसका एक पैटर्न होता है, जो केस फाइल कर रहा होता है उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है, और जिसके अगेंस्ट फाइल किया जाता है उसका नाम उसके बाद नज़र आ रहा होता है। इसका मतलब अगर आप ये पढ़ते हो चंद वर्सेस अमार, तो इसका मतलब निहाल चंद ने केस फाइल किया है अमार के ख़िलाफ़। अगर इस केस को पढ़ते हो ओले वर्सेस मार्लबोरो, जो भी है कोर्ट लिमिटेड, कोर्ट के अगेंस्ट, अच्छा जो भी व्हाटएवर, सो ओले ने केस फाइल किया है। मेरी बात समझ आ रही है? पता नहीं कौन सा केस है, देखना पड़ेगा, गलत तो नहीं लिखा हुआ। सो समझाना ये चाह रहा हूँ कि द फर्स्ट पर्सन is the person who is filing the petition या who is filing a case। क्लियर है बात? सो जो पर्सन पिटिशन फाइल करता है बेटा उसे आप पिटिशनर कहते हो लॉ की नज़र में। पिटिशनर जो केस फाइल कर रहा है, ये जो क्लेमेंट भी कहते हैं इसे, जो क्लेम फाइल कर रहा है, और जिसके खिलाफ फाइल किया जाता है उसे डिफेंडेंट, यानी जो डिफेंड करेगा अब अपनी पोजीशन को, उसे डिफेंडेंट कहते हैं। सो क्लेमेंट वर्सेस डिफेंडेंट, टाइटल लिखने का ये तरीका है, लीगल पैटर्न है, ताकि पढ़ने से फौरन पता लगे कि किसने किसके खिलाफ केस फाइल किया। पिटिशनर वर्सेस डिफेंडेंट। पिटिशनर कौन है? द पर्सन हु इज फाइलिंग अ पिटिशन, हु इज फाइलिंग द केस अगेंस्ट द अदर पर्सन। चलें, प्रैक्टिस क्वेश्चन 12 हो गया। अच्छा, अब इसके साथ जो होमवर्क क्या है, आपके जो आईकेप की बुक है उसी की बात कर रहा हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 and 2 वुड बी द होमवर्क। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 and 2 पेज नंबर 28। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 जो ऑटम 15 का क्वेश्चन है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 जो स्प्रिंग 2020, ये मैंने लिखवा दिया हुआ है कल मेरा ख्याल है। ये दो क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और होमवर्क लिख के करना है। डन? चलो अच्छा वापस आ जाओ, खत्म नहीं हो रहे अभी पढ़ रहे हैं, अभी हमारे पास 5 मिनट और हैं, चल बस 5 मिनट और। चलो जी प्लीज वापस आ जाओ, लास्ट पॉइंट बेटी पढ़ दें प्लीज, बस जी। कहते हैं एक दफा जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, तो सॉरी ऑफर एक्सेप्ट हो गई तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो रिवोक नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ब्रीच हो जाता है। फिर अगर अब कोई पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन मुकम्मल नहीं करेगी तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा। चले जी, एक्सेप्टेंस हमने पढ़ लिया था। अच्छा नीचे पहले एग्जांपल पढ़ लें, 25, 26 जल्दी। जी डन, सबने पढ़ ली? चलें जी आगे, चलूं आगे? लें जी आगे, एक्सेप्टेंस हमने पढ़ ली थी। 2.2.1 कम्युनिकेशन भी उसकी डिस्कस हो गई थी। बेटा मैं आपका क्वेश्चन आंसर के बाद इस क्लास के बाद देता हूँ ताकि क्लास में कंटिन्यू कर लूँ थोड़ी सी। अच्छा जी, देन कम्युनिकेशन भी पढ़ ली थी हमने, और एग्जाम्पल 29 भी हो गई थी। आगे फिर क्या आ रहा है? वैलिड एक्सेप्टेंस की कंडीशन। इसका मतलब है, मैंने जिस तरह कहा कि बुक का राइटअप क्या है, कि सबसे पहले हमें सिखाया कि ऑफ़र क्या है, फिर सिखाया कि वैलिड ऑफ़र क्या है, और कहा कि रेवोकेशन कैसे होगी।
अब इसी तरह हमें सिखाने लगा है एक्सेप्टेंस क्या है, वैलिड एक्सेप्टेंस क्या है। सो वैलिड एक्सेप्टेंस पढ़ने लगे हैं जी। जी प्लीज। A valid acceptance. जी बेटे, कोई क्वेश्चन? नो, चलें। A valid acceptance must be absolute and unqualified, unconditional. जी, अनकंडीशनल होनी चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं है कि एक ऑफर हो रही है और आप पार्शियल ऑफर एक्सेप्ट कर लो और पार्शियल एक्सेप्ट ना करो, कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हो जाता है। या यूं कहूं कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर एक ऑफर है से उसमें 2 हिस्से हैं और आप उसको से चलो यूं कर लेते हैं, मैं ज़रा समझा दूं, इंशाल्लाह आगे उसका कॉन्ट्रैक्ट की डिविजिबिलिटी सिखाऊंगा तो दोबारा कुछ चीज़ें सिखा लूँगा। अभी अज्यूम करें कि कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नहीं है, तो एक पार्टी मिस्टर ए एक ऑफ़र दे रहा है सपोज़, तो ऑफ़र की अगर फॉर एग्जांपल 3 टर्म्स हैं, 1, 2 और 3, 3 हिस्से हैं सपोज़, तो आपको वो कहना चाह रहे हैं कि एक्सेप्टर इनकी कंप्लीट की एक्सेप्टेंस देगा। अगर वो इसमें से किसी एक को एक्सेप्ट नहीं करता या नहीं करना चाहता तो इनफैक्ट ऑफ़र रिवाइज होगी दोबारा 1 और 2 की। अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबिलिटी भी होती है कई दफ़ा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ कि क्या कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है। मैं एक लैंड ऑनर हूँ, मेरे पास 2 फ्लैट्स हैं, फ्लैट ए फ्लैट बी, मैं दोनों का आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है? आप दोनों बाय करना चाहते हो, सपोज रेंट पे लेना चाहते हो, रेंट पे आना चाहते हो, आप दोनों आते हो, ठीक है, हम दोनों फ्लैट्स एक्वायर करते हैं, कंबाइंड रेट ये होगा सपोज। अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या डिविजिबल है? क्या मुझे नहीं पता होगा मैं फ्लैट ए के कितने करंट ले रहा हूँ और फ्लैट बी का कितना? ये डिविजिबल है यार, क्या हो गया है? मैं यही तो समझा रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट की नेचर देखो ना, कॉन्ट्रैक्ट की नेचर यहाँ पे जो ऑफर कर रहा हूँ मैं, क्या आपको लगता नहीं कि मुझे आइडिया है कि फ्लैट ए का कितना रेंट और फ्लैट बी का कितना? सो ये डिविजिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसे भी होते हैं जो डिविजिबल होते हैं। लाइक मैंने जैसा अभी कहा, मैं आपको 2 ऑफर कर देता हूँ जी, फ्लैट ए का रेंट है से 20,000 पर मंथ और फ्लैट बी का रेंट है से 30,000 पर मंथ, ठीक है। अब अगर आप आगे से एक्सेप्टर बैठे हो तो मुझे एक बात बताओ, आप इन दोनों में से कोई एक एक्सेप्ट करना चाहो तो आप ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप चाहो तो फ्लैट ए एक्वायर कर लो, चाहो तो फ्लैट बी एक्वायर कर लो। आप जो एक्वायर करना चाहोगे, जिस ऑफर के जिस हिस्से की एक्सेप्टेंस दोगे, वो कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा या नहीं। सपोज आपको फ्लैट बी पसंद आ गया वर्सेस फ्लैट बी, अब आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट इसका बन गया, फ्लैट बी का। ऐसा नहीं होता क्या? आपको मल्टीपल रूम्स दिखाए जाते हैं, मल्टीपल फ्लैट्स दिखाए जाते हैं, उसके बाद वो रियल एस्टेट पर्सन क्या कहता है, कौन से वाला पसंद आया, बला बला बला, आपको जो पसंद आता है वही एक्वायर करते हो ना। सो अगर एक ही बंदे के 2 फ्लैट्स हों तो मेरे लिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डिविजिबल के नॉट डिविजिबल? डिविजिबल लग रहा है यार, मैं इसके 2 हिस्से कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ऑफर को ब्रेक कर सकता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट तब होगा ना सिर्फ फ्लैट बी के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा। जी बिल्कुल, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि ऑफर क्या थी, कंबाइंड ऑफर नहीं की आपको, ऑफर डिविजिबल हुई ना, कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिविजिबल हुआ? कॉन्ट्रैक्ट भी डिविजिबल हो गया। अच्छा मैं आगे चल के समझाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल कैसे हो। बेटी का कॉन्सेप्ट ठीक है, मैं ऑफर को समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन बेटी का एक पॉइंट ठीक है कि आप कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। जरा चलो बैक पे आ जाता हूँ, ऑफर डिविजिबल है, चलें यूँ समझ लें, समझ आती है। मेरी 2 ऑफर्स में से एक एक्सेप्ट कर लोगे, एक हिस्सा एक्सेप्ट कर लोगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। चलो डन, समझ आ गई बात। और अगर तो इसका मतलब कंडीशन आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए। डन, चलो। Must be expressed in a manner prescribed in the proposal. ठीक है, जो कंडीशंस प्रपोजर ने मेंशन की हो वो फुलफिल करना जरूरी है। नेक्स्ट। Must be expressed in some usual and reasonable manner if the proposal did not prescribe. And और अगर कोई कंडीशन ना भी हो, मैनर प्रिस्क्राइब ना भी हो, तब भी रिजनेबल मैनर से आपने रिप्लाई करना है, एक्सेप्टेंस देनी है। जैसा फॉर एग्जांपल अगर उसने नहीं भी बताया कि आपकी ऑफर का रिस्पांस जो है या मेरी ऑफर की जो एक्सेप्टेंस है वो थ्रू ईमेल होनी चाहिए, तो फिर आप वैलिड मोड यूज़ कर लें, आप थ्रू ईमेल भेज लें, थ्रू कोरियर भेज लें, थ्रू पोस्ट भेज लें। लेकिन ये क्या तरीका है, एक्सेप्टेंस लेटर पकड़ाया लड़के को और कहा चल पहुंच जा लाहौर की तरफ रवाना हो जा, ऐसा तो नहीं, ये रिजनेबल मॉड तो नहीं है। सो इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि आप रिजनेबल मॉड यूज़ करेंगे और उसने नहीं भी बताया तो। क्लियर? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़िए ज़रा, 30, 31 और 32। बस ये लास्ट पढ़ लीजिए एग्जाम्पल, उसके बाद छुट्टी करते हैं।
जी जी, अनक्वालिफाइड। कंडीशनल ना हो, आप कंडीशन इम्पोज नहीं कर सकते, ऑफर ही नहीं कर सकता। ऑफर तो कंडीशनल हो सकती है, ऑफर ही कंडीशन नहीं इम्पोज कर सकता। जी एग्जाम्पल्स में कोई प्रॉब्लम? 31 में अगर आप गौर करो तो एक्सेप्टर उसको ब्रेकअप कर रहा है। कैसे? लैला ऑफर्ड टू मारिया हर स्कूटर फॉर कैश ऑफ ₹40,000। 40,000 की डील हुई है, आपने 40,000 देना है और मैं स्कूटर दे दूंगी। लैला का पॉइंट है कि वो स्कूटर दे देगी। मारिया एक्सेप्टेड द ऑफर एंड टेंडर्ड ₹39,000 कैश डाउन। मारिया ने क्या किया है? 39,000 रुपया, 39,000 रुपीज़ कैश में दे दिया, प्रॉमिसिंग टू पे ₹1,000 बाय द इवनिंग, और वादा किया कि 1,000 शाम तक दे देगी। अब देखो अब अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो इस तरह के क्या कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट नहीं हो जाते? हो जाते हैं। लेकिन अगर लीगैलिटी पे देखें तो उसने एक्सेप्टर ने क्या किया? जो टर्म्स थी वो 40,000 एब्सोल्यूट टर्म्स थी कि 40,000 आपने पे करना है इन वन इंस्टॉलमेंट से, या इन वन गो, ठीक है। और उसने क्या किया? उसको इंस्टॉलमेंट में ब्रेकअप कर दिया। तो लॉ की नज़र में ये भी डेविएशन है, ये भी कंडीशन है। मेरी बात समझ आ रही है? तो उसने कहा कि देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट एज द एक्सेप्टेंस वॉज नॉट एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। क्लियर हुई बात? तो एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं थी, हालांकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था 40,000 कैश दे, स्कूटर ले ले। बात समझ आ रही है? बड़ी थकी हुई एग्जांपल बनाई है, लेकिन समझने के लिए समझ लें। जी बेटी। हाँ, शाम को क्यों? अगर तो कॉन्ट्रैक्ट ही अच्छा, क्या एक बात बताइए, क्या इंस्टॉलमेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लीजिंग के कॉन्ट्रैक्ट विद अ बैंक? लेकिन टर्म्स तय होती हैं फिर कि 20 महीनों में, 30 महीनों में, 60 महीनों में आपने पेमेंट करनी है और महीने की इतनी पेमेंट करनी है, ठीक है जी बेटी। अब सॉरी बेटी, दोबारा थोड़ा। हाँ, कोई मसला नहीं है, फिर भी नहीं देती। अब देखो असूलन लॉ को मैंने कहा लीगैलिटी देखोगे तो ऑफर एब्सोल्यूट, एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट नहीं थी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, तो क्या होगा? ठीक है, लेकिन अब लॉ, अब लड़ाई हुई है तो कहाँ पे आओगे? कोर्ट में। कोर्ट देखेगा लीगैलिटी देखेगा, वो कहेगा वो ये तो एक ऑफर ही कंप्लीट, ये तो एक्सेप्टेंस ही एब्सोल्यूट नहीं थी, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था। तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था तो फिर वो क्या ऑर्डर क्या आएगा? स्कूटर वापस करो, 39,000 वापस करो, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट।